इवनिंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को मेजर फ़िलासफ़ीज़ जो हैं अप्रोचेज़ इन एजुकेशन, मतलब जो टीचिंग एप्टीट्यूड है इसमें आप देखोगे लास्ट में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एजुकेशन के मेजर फ़िलासफ़ीज़ पे बात करते हैं। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड का ही पार्ट है और उसमें आप जब सिलेबस में देखोगे तो आपको इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे दिखेंगे। तो चलिए आज टीचिंग एप्टीट्यूड का एक और भी सेशन लेते हैं और बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं उस पर। तो वेलकम टू यूजीसी नेट जेआरएफ एस्पायरेंट्स। और आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और थोड़ा भी कुछ समझ में आए, चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले करने के लिए एफ़र्ट और हार्ड वर्क। सो दैट चलिए देखते हैं आगे। आज इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो जो 3 बेसिक जो एजुकेशन का जो एक क्वेश्चन कह लीजिए वो है, तो वो स्टार्ट कैसे होता है, वाई, हाउ एंड व्हाट। तो इस तरीके से आइडियलिज्म जो है, द वर्ड आइडियलिज्म हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम आइडियल। आइडियल क्या है? आदर्श। आदर्शवादी होता है ना इसका हिंदी। तो ये क्या होता है आइडिया? इट इज़ बेसिकली अबाउट माइंड एंड सेल्फ। ये सब कुछ क्या है? माइंड और सेल्फ से जुड़ा हुआ है। तो दैट इज़ एक्चुअली स्पिरिचुअलिज्म। तो ये क्या होता है? अध्यात्म में बात करता है। आइडियलिज्म जो होता है वो माइंड और सेल्फ पे फोकस करता है और अध्यात्म पे बात करता है। फ्रोबेल, कांट, प्लेटो, स्वामी दयानंद, विवेकानंद एंड श्री अरबिंदो आर मेन प्रोपोनेंट ऑफ आइडियलिज्म। ठीक, तो ये सारे इनके क्या हैं? एक्सपोनेंट्स हैं। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। नेचुरलिज्म जो है, नेचुरलिज्म इज अ फिलॉसफी विद द बिलीव दैट नेचर अलोन रिप्रेजेंट द इंटायर रियलिटी। तो जो नेचुरलिज्म फिलॉसफी है वो क्या करता है? वो सारे इंटायर, इसमें आप क्या है, नेचुरलिज्म का मैंने एक सेशन लिया है, एक उस पर वीडियोज़ आई हैं, तो उसको आप देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बाकी उस वीडियो को भी आप देखिएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूँगी। और बाकी यहाँ पे देख लेते हैं जो भी इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। आप नोट्स जो हैं वो मैं बार बार कहती हूँ कीवर्ड्स में ही बनाइए, ताकि एग्ज़ाम के प्रेशर में क्या होता है कि आपको वो कीवर्ड्स इजीली क्लिक करते हैं। ठीक, तो चलिए। ह्यूमन लाइफ इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर। इट इज़ अ सेल्फ सफिशिएंट एंटिटी हैविंग इट्स ओन नेचुरल मैटर, नेचुरल फोर्स एंड नेचुरल लॉस। आवर सेंसेस आर द गेटवे टू नॉलेज एंड नेचर इज़ द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। तो जो हमारा सेंसेस है, जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, वो हमारा क्या होता है? ज्ञान को प्राप्त करने का रास्ता होता है। ठीक, तो ये नेचुरलिज्म फिलॉसफी का थॉट है। आइडियलिज्म में क्या था? स्पिरिचुअलिज्म और ये सब अध्यात्म पे है और माइंड और सेल्फ पे बात करता है, मतलब स्वयं पे वो ज़्यादा फोकस करता है। और इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा इलेबोरेटिव और थोड़ा एडवांस तरीके की थॉट प्रोसेसिंग होती है। तो माइंड इज सबऑर्डिनेट टू नेचर। द मेन प्रोटेगोनिस्ट ऑफ नेचुरलिज्म आर, मतलब एक्सपोनेंट्स जो हैं, मेन जो है नेचुरलिज्म के, उस वाले भी वीडियो में आपको एक्सपोनेंट सारे ही बताए गए हैं, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें देखिए टैगोर, रूसो एंड हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं इसके मेन एक्सपोनेंट्स हैं। और इसी तरह प्रैग्मेटिज्म पे जब देखेंगे, प्रैग्मेटिज्म की भी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो ली है। बाकी ये टीचिंग एप्टीट्यूड का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, तो इसलिए मैंने इस पर ब्रीफ कर रही हूँ आपको। बाकी वो भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो उस पर भी आप देखिएगा। प्रैग्मेटिज्म इज़ अ बेसिकली अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स प्रैक्टिस और एक्शन। प्रैग्मेटिज्म होल, मतलब अगर इसको बहुत ही अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो ये पूरा ही प्रैक्टिकल एक्टिविटी जो लेबोरेटरी और एक्सपेरिमेंट पे फोकस होता है, तो वो हमारे एक्शन और प्रैक्टिस, जितना हम अभ्यास करते हैं उसके द्वारा जो सीखते हैं, वो सारी चीज़ों पे फोकस होता है। ठीक, हियर द कीवर्ड इज़ यूटिलिटी। वॉट एवर इज़ यूजुअली यूजफुल इज़ अ गुड एंड वॉट एवर इज़ गुड इज़ यूज़फुल। ठीक, तो हमारे लिए क्या चीज़ें अच्छा है और क्या चीज़ें जो अच्छी हैं वो हमारे लिए यूज़फुल हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको कीवर्ड है। इससे आपको प्रैग्मेटिज्म को समझने में बहुत इजीली समझ में आएगा। इसमें क्या है कि आप जैसे जो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं वो किस तरीके से आपके यूज़फुल हैं, आपको किस तरीके से उससे फ़ायदा मिलता है, वो प्रैग्मेटिज्म जो फिलॉसफी है वो उस पर बात करती है। प्रैग्मेटिज्म फोकसेस ऑन एक्टिविटी और डूइंग। तो ये मैंने पहले ही आपको बोला है कि इसमें क्या होता है
कि जो भी हम लर्निंग बाय डूइंग द्वारा सीखते हैं। अब ये आप कमेंट में बताएंगे कि लर्निंग बाय डूइंग सबसे पहले किसने दिया था। इसको मैंने पहले भी आपसे पूछा है बट किसी ने कोई कमेंट किया नहीं। तो आप लोग इस वाले वीडियो में आप कमेंट करिए कि लर्निंग बाय डूइंग का किसका फिलॉसफी है, किसने उस पर फोकस किया है। तो प्रैग्मेटिज्म में क्या है कि वो ओवरऑल जो है वो एक्टिविटी बेस्ड होता है। वो किसी भी चीज़ में जो किताबी ज्ञाने हैं, जो किताबों में लिखी हुई चीज़ है, उस पर ही बस फोकस ना होके उन चीज़ों को प्रैक्टिकली एक्टिविटी और करके सीखने पे ज़्यादा बल देता है। देयर आर नो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऑफ लाइफ और ट्रूथ इज़ द क्रिएटेड ड्यूरिंग द कोर्सेज ऑफ एक्सपीरियंस। Humans are active beings and have the ability to solve their problems through the logic of experiments and scientific method। तो जैसे मैंने बोला कि ये जो भी ह्यूमन की प्रॉब्लम होती है, जो भी उनके सामने जो भी समस्याएं आती हैं, वो जस्ट क्लासरूम प्रॉब्लम हो गया या रियल लाइफ प्रॉब्लम, तो उसमें क्या होता है वो एक्सपेरिमेंट प्रयोगों द्वारा या वैज्ञानिक तरीके से जो भी मेथड हैं उन पे बेस्ड होके उसको वो लॉजिकल तरीके से उसमें अपना तर्क लगा के उसको सॉल्व करने में बिलीव करते हैं। ये इनकी फिलॉसफी है, ठीक। द मेन थिंकर आर जॉन डीवी, किलपैट्रिक और ये सारे जो हैं इनके एक्सपोनेंट कह लीजिए या मेन जो उनके थिंकर्स हैं जिनका फुल्ली फिलॉसफी इसी पे प्रैग्मेटिज्म पे ही बेस्ड है, तो वो डीवी और किलपैट्रिक हैं, ठीक। और उस वाले वीडियो में भी मैंने सारे ही एक्सपोनेंट बताए हैं, तो वहाँ से भी आप अपने नोट्स में क्या है मेंशन कर सकते हैं और अपने कीवर्ड्स में नोट्स बनाइए। ये मैं बार बार बोलती हूँ, उससे क्या होता है एग्ज़ाम में क्लिक करने में, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में ज़्यादा ईजी होता है। 5 जो है ये रचनात्मकवाद जो कंस्ट्रक्टिविज्म है उस पे है। ये भी एजुकेशन का एक फ़िलॉसफी है। ये सब टीचिंग एप्टीट्यूड का ही है। आप सिलेबस एक बार विजिट करिएगा, उसको देखिएगा। द लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज। जो लर्नर होता है वो ही क्या होता है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक। जीन पियाजे एंड जे.एस. ब्रूनर बिलीव दैट लर्निंग इन्वॉल्व्स इन एक्टिव प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दैट ईच इंडिविजुअल activity organize and construct knowledge for itself according to Jean Piaget। जीन पियाजे का जो थियरी है वो क्या है वो आप कमेंट पे लिखेंगे, ठीक है, कि उन्होंने किस चीज़ पे थियरी अपनी दी है, वो क्या चीज़ें हैं जिन पे उन्होंने बात की है, वो आप लोग अपना कमेंट में लिखिएगा। बाकी उस पर भी क्लासेस आएंगी जब थर्ड यूनिट चलेगा एजुकेशन का तब। तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन आर बेसिक टू लर्निंग। तो इसमें क्या होता है एकोमोडेशन और एसिमिलेशन, ये इस पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये जीन पियाजे का थियरी है। इसमें हर बार आप अगर प्रीवियस ईयर देखेंगे तो क्वेश्चन बनते हैं। एकोमोडेशन का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको कोई नॉलेज सिखाई गई, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का एक छोटे बच्चे को ही एक ट्रे में कप का सीक्वेंस या किस तरीके की नॉलेज उसको सिखाई गई, ठीक। उसको उसमें उस तरीके से आपने कपों को क्या किया ट्रे में उल्टे करके रख दिया, ठीक। और उसी चीज़ को किसी ने सिखाया, किसी एक टीचर ने, दूसरे टीचर ने उसने उस ज्ञान को क्या किया एकोमोडेट कर लिया, सीख लिया। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ उसी दूसरे टीचर ने उस कप को क्या हुआ सीधे करके उस ट्रे में सीक्वेंसिंग करके उसको दिखाया। उससे क्या हुआ उस बच्चे ने उसमें क्या हुआ आत्मसात किया, उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई वे हुआ और उस तरीके से उसके नॉलेज में क्या हुआ थोड़ा सा इन्हांसमेंट हुआ और उसने फिर दोबारा जो नॉलेज गेन की उसको एसिमिलेशन कहते हैं, वो आत्मसातीकरण होता है उसका हिंदी। तो वो उसने क्या हुआ दूसरे वाले नॉलेज को एसिमिलेट किया और ऐसे उसमें इन्हांसमेंट के साथ उसमें जो नॉलेज में उसने गेन किया वो एसिमिलेशन कहता है। तो इस तरीके से उस टाइम पे भी थोड़ा और अच्छे एग्जांपल्स के साथ मैं आपको बताऊंगी। बाकी अभी जो भी मेरे माइंड में क्लिक किया एग्जांपल वो मैंने आपको बताया। आर बेसिक टू लर्निंग। अ लर्नर डेवलप्स न्यू स्कीमा में भी इसी तरीके से एग्जांपल्स है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसको आप उसके सामने बकरी को ले जाएं, ठीक है, बकरी को वो देखेगा, उसमें क्या है उसने एक अपने माइंड में पिक्चराइजेशन किया कि जो भी 4 पैरों में और सफ़ेद रंग में या जो भी उसका रंग होगा बकरी का उस तरीके में उसकी आवाज़ ऐसी होती है, जो भी बकरी की आवाज़ होती है उस तरीके से उसने अपने माइंड में एक पिक्चराइजेशन, एक इमेजिनेशन, एक थॉट प्रोसेसिंग कर लिया। उसके बाद उसके सामने अगर कुत्ते को ले जाएं तो उसके सामने क्या होगा, अगर जो कुत्ता बोलेगा तो उसका तो भाई ये रहेगा कि ये तो ऐसे नहीं ऐसे बोल रहा है। तो इस तरीके से जब उसके माइंड में चीज़ें जैसे जैसे चीज़ें सामने आती हैं और उसके हिसाब से वो एक अपना माइंड में थॉट बनाता है, एक माइंड में उसके जो स्कीमा बनती है
कि नहीं इस तरीके का स्ट्रक्चरिंग और इस तरीके के स्ट्रक्चरिंग, इस तरीके का साउंड और इस तरीके का साउंड, इसमें इस तरीके के डिफरेंसेस, इस तरीके से वो क्या होता है डॉग और गोट में दोनों में क्या होगा डिफरेंस कर पाएगा कि नहीं ये इस तरीके से बोलती है तो ये बकरी है, और ये इसका आवाज़ इस तरीके से है तो ये क्या होगा कुत्ता होगा। तो इस ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो स्कीमा कही जाती हैं। वो बच्चे में क्या होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें डेवलप होती हैं। अब ये यहाँ पे क्या है कि आप देखेंगे कि जीन पियाजे का जो स्टेजेस हैं वो किस तरीके से हैं, वो 0 से 2 ईयर्स से ही वो स्टार्ट हो जाते हैं सेंसरी मोटर जो स्टेज होता है। तो उस एज के बच्चों में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं उनके माइंड में, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें जो उनके सामने दिखती हैं तो उस तरीके से उनके माइंड में स्कीमा और उसमें जो मॉडिफिकेशन होता है उस तरीके से जो नॉलेज गेन होता है उसको क्या करते हैं एकोमोडेट करते हैं वो। न्यू एक्सपीरियंसेस आर assimilated into already exist schema, they may be accommodated by creating new schemas। तो ये जो लाइन मैंने जो एग्जांपल आपको दिया बकरी और कुत्ते वाला वो इस लाइन को जस्टिफाई करता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा, बाकी जब जीन पियाजे कराएंगे तो और भी अच्छे एग्जांपल के साथ आएंगे, ठीक है। तो आपका छठवा जो है ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिस्टिक थियरी जो है, इट इज़ अ रीजनेबल बैलेंस इन द लाइफ एंड रिगार्ड्स ह्यूमन एज द सेंटर एंड मेजर ऑफ ऑल एक्टिविटीज। ह्यूमनिज्म बिलीव्स इन द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिस्टिक मतलब ये ओवरऑल जो होता है ह्यूमन के जो नेचर या उनका जो इंटरेस्ट है, उनका जो वेलफेयर है, उस पर फोकस जो कि ये जो थियरी होती है वो काम करती है। दस द लाइफ अ ह्यूमन बीइंग शुड बी ट्रांसफॉर्म सो दैट द वेलफेयर ऑफ ऑल बिकम्स द गोल। द फॉर्म ऑफ लर्निंग इज ऑन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। अपना आत्म जो उनका वो होता है रियलाइजेशन, इसको आप लोग हिंदी में देखिएगा क्या होता है। तो इसमें जैसे कि होता है ना कि अपने आप को जानना, सेल्फ एक्चुअलाइज करना, कि मतलब हमारा क्या नेचर है, हम किस तरीके के हैं। तो उस तरीके की जो ह्यूमनिज्म थियरी है वो उस तरीके की लर्निंग पे फोकस्ड होती है। इट एडवोकेट्स कॉपरेशन, म्यूचुअल टॉलरेंस एंड सोशल अंडरस्टैंडिंग। तो ये कॉपरेशन, सहयोग, म्यूचुअल टॉलरेंस, ठीक है, आपसी जो एक बर्दाश्त करने की जो क्षमता होती है उस पर, और सोशल अंडरस्टैंडिंग, सामाजिक एक सामंजस्य होता है, उस पर फोकस्ड होकर ह्यूमनिस्टिक थियरी काम करती है। रैशनलिज्म जो होती है वो क्या होता है, क्लेम्स दैट देयर आर significant ways in which our concepts and knowledge are gained independently of sense experiences, ठीक है। तो रैशनलिज्म तार्किक जो हमारी जो सोच होती है, जो माइंड से हम सोचते हैं चीज़ों को या जो विजुअलाइज करते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, उसके बेस पे जो हमारा सेंस या जो एक्सपीरियंस बेस्ड अनुभव के आधार पर होता है, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, रैशनलिज्म थियरी जो होगी उसमें आएंगे। एम्पिरिसिस्ट क्लेम्स द सेंस एक्सपीरियंसेस, तो ये भी लगभग उसी की तरह से काम करता है। सेंस के द्वारा जो हम इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव करते हैं उस पर फोकस्ड होता है। अब एग्जिस्टेंशलिज्म जो होता है, अस्तित्ववाद, उस पर बात करेंगे। तो इसमें क्या है, इट इज़ अ फिलॉसफी दैट एम्फसाइज इंडिविजुअली एग्जिस्टेंट फ्रीडम एंड चॉइस। तो ये ओवरऑल इसका जो थॉट प्रोसेस है, जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं इन यूनिवर्स में, वर्ल्ड में, तो वो सारी चीज़ों पर फोकस्ड होता है। This emphasizes the uniqueness and isolation of the individual experiences in a holistic or in a different universe, regards human existence and unexplainable and stresses freedom। Overall इसमें देखा जाए तो यही है कि जो भी चीज़ें हमारे यूनिवर्स में जो एग्जिस्ट करती हैं, जो हमारे सामने होती हैं और जिनकी रियलिटी है, ना कि वो कहीं सुनाई बातें हैं, जिनको हम अपने सामने उसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं या सेंसेस के द्वारा फील कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलॉसफी जो है उस पर अस्तित्ववाद में होंगी, ठीक। ये सारी अस्तित्ववाद और ये सब चीज़ें आपको एजुकेशन पेपर में भी हैं फर्स्ट यूनिट में, तो उसमें इंडिविजुअल वो एक वीडियोज़ आएंगी। बाकी कुछ तो दो तो आए ही है, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, उसके भी मैं लिंक इसमें दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप प्लीज़ विजिट करिएगा, उसमें आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। 10वां जो है वो बिहेवियरिज्म है, ठीक है, व्यवहारवाद। इट अज्यूम दैट लर्नर इज अ पैसिव ऑर्गेनिज्म हु मे बी कंडीशन टू लर्न न्यू बिहेवियर, ठीक।
तो जो भी है मतलब इसमें क्या होता है, न्यू बिहेवियर, जैसे कि एक उनका जो कुहल वर्ग है उनका ही नैतिक का सिद्धांत का एक एग्जाम्पल आप देखेंगे कि उसमें जैसे बच्चे हैं तो उनको क्या है कि उनके सामने एक डॉल को बहुत अच्छे से केयर करके और चीज़ों को ट्रीटमेंट उसको अच्छे से करके ट्रीट करके दिखाया जाता है। तो वो क्या होता है, देखा जाता है थोड़े टाइम बाद ऑब्जर्व किया जाता है कि वो बच्चे भी जो हैं उसके साथ सेम वैसे ही बिहेव करते हैं, बहुत अच्छे से केयर करते हैं, उसके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से उसको ट्रीट करते हैं उस डॉल को। और वही जब नेक्स्ट स्टेप में वो बॉब डॉल का एक स्टोरी ही है, उसको आप उसमें जब हम कराएंगे 3rd यूनिट में तो आप देखिएगा। और उसमें जब नेक्स्ट टाइम उनके उसी डॉल के साथ बैड बिहेव किया जाता है, ठीक है, तो थोड़े 10 मिनट बाद ऑब्जर्व किया जाता है कि बच्चे भी क्या होते हैं वैसे ही बिहेव करते हैं। तो बिहेवियरिज्म जो है फिलॉसफी वो इसी चीज़ पे फोकस होता है कि आप जो भी बच्चों के सामने करेंगे वो उनको उसका ही लर्निंग, वो उसी चीज़ को, उनके अंदर ये चीज़ें नहीं होती कि क्या सही है क्या गलत। जो भी उनके सामने एक्टिविटी आप करेंगे वो उसको अच्छा ही मान के उसको रिपीट, उनके में रिपीटिशन की बहुत ज़्यादा क्वालिटी होती है छोटे बच्चों में, वो बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं। आप गलत एक्टिविटी करें तो वो भी करेंगे और सही एक्टिविटी करेंगे तो वो भी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उनके सामने अच्छी एक्टिविटी भी आप जोर दीजिए ताकि वो गलत चीज़ें ना सीखें। ईयर थॉर्नडाइक जो है वो उनके जो लॉ ऑफ इफ़ेक्ट हैं वो क्या है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, उनका वही 3 लॉ है। ये भी इससे भी क्वेश्चन बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में, अभ्यास का सिद्धांत, प्रभाव का, और इस तरीके से 3 उनके लॉ हैं। तो इसमें क्या है, रिपीटिंग अ कंडीशंस रिस्पॉन्स वुड स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स का तो आपको पता ही है कि इसमें क्या होता है कि जैसे आपके सामने कोई उद्दीपन, कोई चीज़ें, जैसे कि उनका पावलाव का भी एक थियरी है, उसमें जैसे कुत्ते के सामने भोजन रखा जाता है तो वो क्या होता है, वो लार टपकाता है, मतलब क्या रिस्पॉन्स कर रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जब वो पावलाव की थियरी कराई जाएगी तो उसमें भी आपको दिखेंगे। तो इस तरीके से स्टिमुलस रिस्पॉन्स मैंने जस्ट ऐसे एक एग्जाम्पल समझा है कि ये क्या है, उद्दीपन कोई चीज़ प्रकट करेंगे और उस पर जो रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, जो एक्टिविटी दिखेगी वो क्या होगा, उसका रिस्पॉन्स होगा स्टिमुलस के द्वारा। इन अदर वर्ड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये आपका क्या होगा, इनका थॉर्नडाइक का लॉ जो है अभ्यास का वो है। लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, प्लेजर एंड पेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम प्रीवियस बिहेवियर डिसाइड्स आवर फ्यूचर बिहेवियर। तो ये इनका प्रभाव का सिद्धांत जो है वो ये कहता है। और इसी तरह से गेस्टाल्ट का जो साइकोलॉजी है उसमें आपको तो पता ही है, गेस्टाल्ट में उनका बहुविधि है, इस तरह का सिद्धांत उन्होंने दिया है। तो इट बिलीव्स दैट द होल इज द ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, इन द ह्यूमन बॉडी देयर आर सेल्स, टिश्यूज, organs, system, etc. The sum of all those exponents, human body is the greater than the sum of its parts. This is because the parts are interrelated to each other. Further, Gestalt psychology demonstrates the significance of perceptions. It also shows that complex learning need not occur gradually through lengthy practice but may develop through insight. तो इनका सूझ का सिद्धांत, इनसाइट लर्निंग, ये इसमें होल इनका क्या होता है कि जैसे जो सेल्स और टिश्यूज, ऑर्गन्स, ओवरऑल क्या होता है उससे मिलकर ही ह्यूमन की बॉडी होती है जो। तो इनका ये बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए। इन्होंने होल जो उनकी थियरी है इनसाइड लर्निंग, वो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में आप पढ़ेंगे। गेस्टाल्ट थियरी भी इनकी है बहुत ही, उसमें अच्छे एग्जांपल्स हैं, वो भी आपको मैं कराऊंगी जल्दी। तो ये आपकी गेस्टाल्ट की साइकोलॉजी है। इसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत थोड़ा ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत छोटा सा टॉपिक दिया है जो भी बाकी एजुकेशनल फिलॉसफीज़ हैं उनको, तो इसलिए मैं करा रही हूँ इसको। तो आप इसको देखिए और बाकी नोट्स अपना बनाइए, और जब एजुकेशन पेपर में कराया जाएगा तो वहाँ पे तो पूरा क्लास ही होगा, तो उसमें आप और अच्छे से समझ लेंगे इन सारे फिलॉसफी और जो भी चीज़ें हैं। बाकी ये आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिलॉसफी, लेकिन इसको एक बार देख लीजिएगा। इक्लेक्टिक फिलॉसफी जो है वो नथिंग बट फ्यूजन ऑफ नॉलेज from all sources. It is a peculiar types of educational philosophy which combines all good ideas and principles from various philosophies. ठीक है,
तो ये सारी फिलॉसफी से मतलब कह लो तो एक तरह से जुड़ा हुआ है. There are many more philosophies of education. Each of the philosophies have the contribution and limitations. Not a single philosophy is complete in itself. Also, a single philosophy cannot be applied successfully in all situations because the world and its values are continuously changing. The educational system are also changes from time to time. ठीक, तो क्या है कि एजुकेशन सिस्टम आपको पता ही है कि टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस लाए जा रही हैं. तो ये सब ये मॉडर्न फिलॉसफी हैं. अभी उतने सारे इस पे क्वेश्चन बनते नहीं हैं, लेकिन आपको ये देखते रहना है क्योंकि कभी भी किसी भी टॉपिक से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है. तो आप अगर 2-3 लाइन में कीवर्ड्स में अपने नोट्स पे लिख ले और उसको पढ़ के माइंड में रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा. तो इस तरीके से ये आपका एक छोटा सा लेक्चर था टीचिंग एप्टीट्यूड का. और डिस्क्रिप्शन में और भी बाकी जो इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड वीडियोज़ हैं उनके लिंक दे दी जाएंगे. और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले हार्ड वर्क करने के लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने के लिए. तो डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होगी. आप इस चैनल में बने रहिए. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग.